नमस्कार दोस्तों, आज है 22 सितंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एक संविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। Small Industries Development Bank of India is a statutory body was established on 2 अप्रैल 1999। सिडबी यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के साथ साथ समान गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। पूंजीगत लाभ कर क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल गेन्स टैक्स? तो किसी पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से हमें जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे पूंजीगत लाभ कहा जाता है। एनी प्रॉफिट दैट वी गेट फ्रॉम द सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार इस लाभ को आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतः संपत्ति हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा कमाए गए लाभ पर आय के रूप में कर देना होता है, जिसे पूंजीगत लाभ कर कहा जाता है। पूंजीगत लाभ कर 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर, यह कर उन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है जिन्हें 1 वर्ष से अधिक समय तक रखा गया हो। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर, यह कर उन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है जिन्हें 1 वर्ष या उससे कम समय तक रखा गया हो। प्रतिभूति लेन देन कर कौन सा होता है? व्हाट इज ए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स? तो यह कर भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के समय लगाया जाता है। दिस टैक्स इज लेविड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। क्रेता और विक्रेता दोनों को एसटीटी के रूप में शेयर मूल्य का 0.1% भुगतान करना होता है। ऋण पुनर्गठन का क्या अर्थ होता है? ऋण पुनर्गठन में मौजूदा ऋण की शर्तों को बदलना और उन्हें उधारकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाना है। उदाहरण के लिए, एक ऋणदाता ब्याज दर या मासिक भुगतान को कम करने के लिए ऋण का पुनर्गठन कर सकता है। डेबिट रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स चेंजिंग द टर्म्स ऑफ एक्सिस्टिंग लोन्स एंड मेकिंग देम मोर फेवरेबल टू बोरोवर्स। For example, a lender may restructure a loan to reduce the interest rate of monthly payment. ऋण पुनर्गठन का विकल्प सामान्यतः ऐसी स्थिति में चुना जाता है जब उधारकर्ता ऋण की पुरानी शर्तों के तहत ब्याज अथवा मासिक भुगतान करने में असमर्थ होता है। श्रृंखला अंतराल या सीरियल इंटरवल क्या है? व्हाट इज सीरीज इंटरवल और सीरियल इंटरवल? तो एक श्रृंखला अंतराल से आशय कोविड-19 के प्राथमिक मामले, संक्रमित व्यक्ति में लक्षण की शुरुआत और प्राथमिक मामले के संपर्क में आए किसी दूसरे व्यक्ति में लक्षणों की शुरुआत के बीच की अवधि से है। ए सीरीज इंटरवल रेफर टू द पीरियड बिटवीन द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इन द प्राइमरी केस इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ कोविड-19 एंड द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इन अनदर पर्सन एक्सपोज टू द प्राइमरी केस। सरल शब्दों में कहें तो श्रृंखला अंतराल किन्हीं 2 व्यक्तियों ए और बी में कोविड-19 लक्षणों के शुरुआत के बीच की अवधि है, जहां व्यक्ति बी को यह संक्रमण व्यक्ति ए के संपर्क में आने के कारण हुआ हो। इस शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटिश चिकित्सक विलियम पिकल्स द्वारा किया गया था, जिन्होंने वर्ष 1942-45 के दौरान यूनाइटेड किंगडम में हेपेटाइटिस महामारी के मामले में इसे संचरण अंतराल या ट्रांसमिशन इंटरवल के रूप में संदर्भित किया था। आगे चलकर ब्रिटिश चिकित्सक R.E. होप सिम्पसन ने इसके लिए श्रृंखला अंतराल शब्द का प्रयोग किया और इसे लगातार 2 संक्रमणों की शुरुआत के बीच होने वाले अंतराल के रूप में परिभाषित किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको रेलवे RRB, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई या रेलवे लोको पायलट किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए
अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसा रोग होता है? व्हाट डिजीज इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाला रोग है जो जोड़ों की हड्डियों के मध्य स्थित आर्टिकुलर कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए डिजीज कॉजिंग जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस which damage the articular cartilage between the bones of the joints. आर्टिकुलर कार्टिलेज हड्डियों के मध्य मुलायम कुशन की तरह काम करता है। धीरे धीरे कार्टिलेज नष्ट होने पर जोड़ों के मूवमेंट के समय हड्डियां परस्पर टकराने लगती हैं। वैसे तो यह किसी भी ज्वाइंट को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन घुटने के ज्वाइंट से संबंधित रोगी सबसे अधिक पाए जाते हैं। कोविड-19 के नियंत्रण हेतु मनुष्यों को दिए जाने वाले किसी सरकार द्वारा प्रमाणित पहली वैक्सीन कौन सी है? विच इज द फर्स्ट वैक्सीन सर्टिफाइड बाय ए गवर्नमेंट टू बी गिवन टू ह्यूमंस फॉर कंट्रोल ऑफ कोविड-19? तो स्पुतनिक वी वैक्सीन। स्पुतनिक वी वैक्सीन पहली ऐसी वैक्सीन है जो प्रमाणित की गई है कोविड-19 के लिए। स्पुतनिक वी वैक्सीन का विकास रूस के गामलेया राष्ट्रीय महामारी विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। 11 अगस्त 2020 को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस वैक्सीन के पंजीकरण के बाद यह कोविड-19 के नियंत्रण हेतु मनुष्यों को दिए जाने के लिए किसी सरकार द्वारा प्रमाणित पहली वैक्सीन बन गई है। यह वैक्सीन एडिनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इस वैक्सीन का नाम सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए प्रथम कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 के नाम पर रखा गया है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन क्या है? व्हाट इज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाई गई एक बहुपक्षीय संधि है। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी is a multilateral treaty adopted during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. यह सतत विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। जैव विविधता पर सम्मेलन 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण। विश्व वन्यजीव कोष का गठन कब किया गया? When was the World Wildlife Fund formed? तो विश्व वन्यजीव कोष का गठन 1961 में हुआ था तथा यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर्म्ड वाज in the year 1961 and it works on issues related to conservation, research and maintenance of environment. इसका उद्देश्य पृथ्वी पर पर्यावरण के अवनयन को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। इसके द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स तथा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन प्रकाशित की जाती है। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। क्रोध पर यदि काबू ना किया जाए तो वह जिस चोट के कारण उत्पन्न हुआ है उससे कहीं ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। अक्सर हम क्रोध किस पर करते हैं? जिसने हमें कोई हानि पहुंचाई हो, चाहे वो हानि किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार की। लेकिन यदि हम अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाएंगे तो वह चोट जिसके कारण वह हमें क्रोध उत्पन्न हुआ है उससे भी कहीं ज़्यादा हमें हानि पहुंचा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।